तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव fill in the blanks. Here you can see all the living organisms are made up of cells. We all know सभी living organisms cell के बने हुए हैं। The cell wall provides rigidity and protection to the plant cell. Cell wall जो है वो plant cell को rigidity और protection provide करता है। All the cell activities are controlled by the nucleus. हमारे सेल के सारे एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक सिमिलर फंक्शन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू। इट वॉज रॉबर्ट हुक हु ऑब्जर्व सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? पैकेजिंग करना। जो भी मटेरियल्स सिंथेसाइज हुए हैं उसे क्या करेंगे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग करते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, हमने पढ़ा था। क्रोमोसोम्स का काम क्या है? क्रोमोसोम्स का काम एक्चुअली नहीं, क्रोमोसोम्स का काम अगर बात की जाए तो हम कहेंगे कि ये इनहेरिट करते हैं जीन्स को, है ना, कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं। तो इनका कनेक्शन किससे है? जीन से है। डेड सेल कहाँ पाया गया था? कॉर्क में, जो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे। फोटोसिंथेसिस सेल के किस पार्ट में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सेल ऑर्गेनल्स which act as a storage bag for a cell is known as the storage bag of the cell। किसे कहते हैं? किस सेल ऑर्गेनल को कहते हैं? तो वैक्यूल्स को कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कोई भी एग हो, एग जो हम पढ़ते हैं बच्चा, भले ही आप देखे होगे, चाहे वो हैन का हो, डक का हो, एग जो है वो एक सिंगल सेल है। मैंने बताया था यॉक जो है वो उसका न्यूक्लियस है, जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है, राइट। तो हेंस एग इज अ single cell. The nucleus is separated from the cytoplasm by the nuclear membrane, right? सभी को पता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के को अलग अलग मतलब सेपरेट कौन करता है? तो बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसको सेपरेट करता है। नहीं तो क्या होगा? इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? अगर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो आप क्या पढ़े थे? उन्हें हम क्या कहते थे? प्रोकैरियोट्स। चलिए, which of the following will not be found in an egg cell, human liver cell and an amoeba? क्या नहीं पाया जाता है? तो सेल वॉल। सेल वॉल फिर कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, फंगाई में, आपने पढ़ा था। Which of the following represents the correct sequence? ये बच्चा आपका है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आपने पढ़ा था ना कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या था। तो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनाते थे, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते थे, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते थे। फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? इसमें से कौन सा प्लांट सेल में? तो आप लोगों ने डिफरेंसेस जो पढ़ा था बच्चे, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि सेल वॉल और प्लास्टिड्स जो है, सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था प्लांट को, प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट था, फोटोसिंथेसिस होता था। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में नहीं होता, राइट ना? तो ये दोनों आप याद रखोगे। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आपको ब्रीफ का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। यू हैव टू आंसर इट अराउंड 2 or 3 लाइन्स, ठीक है। चलिए, लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल। तो द शेप ऑफ अ सेल किस पे डिपेंड करते हैं? तो आपके बुक में एक प्रॉपर लाइन ही दे रखा है कि शेप किस पे, मैंने क्लास में भी आपको बताया था और अभी भी, कि शेप ऑफ अ सेल किस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि मान लो ब्लड वाला सेल था, तुमने देखा कि वो बाइकनकेव है, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ठीक है।
तो यही है बच्चा कि उनके शेप किस पर डिपेंड करते हैं कि वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा क्या है, उनका लोकेशन क्या है। जैसे स्मूथ मसल सेल्स हमने पढ़ा, वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो स्मूथ इन टेक्सचर है, स्पिंडल शेप है, तो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, मतलब अगर उनके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, आपने पढ़ा ना कि सेल वॉल से क्या मिलता है, एक स्पेशल रिजिडिटी मिलती है ना, एक प्रॉपर शेप मिलता है, एक रेगुलर शेप मिलता है, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ यू हैव टू गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो यूनिसेलुलर में आप लोगों के बुक में एकदम साफ साफ दिया है, कोई इसमें आपको कोई अलग से कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और ये क्या है, मेड अप ऑफ मेनी सेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वन सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शन, मतलब एक ही सेल सारा फंक्शन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ क्या है कि बहुत सारे सेल्स हैं और वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। जैसे हमारे ही बॉडी में देख लो, आपने पढ़ा लिवर सेल, नर्व सेल, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब आए इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग एंड मैंगो ट्री, राइट। चलिए आप और भी दे सकते हो एग्जाम्पल्स में, जो आपके बुक में दिया है, बर्ड्स वगैरह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजंस देने हैं इन क्वेश्चंस के, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट, क्या है, द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आपका चैप्टर का नाम ही है, सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहेंगे। तो आंसर देखिए क्या लिखा है, सेल फॉर्म्स द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, राइट। सेल अकेला ही सारे बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है ना, फॉर्म करता है। तो पूरा एक शरीर किससे बना है, एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से बना है, और हर एक लाइफ एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रही है, सेल के थ्रू हो रही है। इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। आप सिर्फ लिख दोगे कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल, और इसी की वजह से आपको क्या मिलता है, रिजिडिटी मिलता है, ठीक है। चलिए आप सेम लाइन भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हो कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल एंड दैट्स व्हाई प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका पहले भी था, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड। तो पावर हाउस मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन, आपको पता ही है, बताया था मैंने क्लास में कि पावर हाउस का मतलब क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। आप लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, आपका आंसर इनहांस हो जाएगा। आप सिर्फ एनर्जी तक भी लिखोगे तो इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेम द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ये बताओ बच्चे, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल अदर देन ग्रीन कलर, राइट, और ल्यूकोप्लास्ट नो कलर। तो यहां क्या पूछा कि लीव्स के बारे में, लीव्स का कलर क्या है, ग्रीन, तो क्लोरोप्लास्ट गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स, राइट। और फ्रूट्स को कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रूट्स होते हैं बच्चा येलो, रेड, तो अदर देन ग्रीन कलर कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट, वाइल क्रोमोप्लास्ट गिव्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are cilia and flagella, write one similarity and one dissimilarity between the two। अब बताओ बच्चे, आपको मैंने बताया था सिलिया और फ्लैजेला का बेसिक अगर कोई भी पूछे कि क्या है, तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कहां से निकले हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन से, राइट। सेल मेम्ब्रेन से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला है, और इनका बेसिक फंक्शन क्या है, मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है। तो व्हाट इज, अगर सीधे आ गया व्हाट इज सिलिया, व्हाट इज फ्लैजेला, ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, पर अगर आता है तो आप क्या लिखोगे कि सिलिया या फिर फ्लैजेला, जिसके बारे में भी आए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, सिमिलैरिटी बताइए। तो दोनों का काम क्या है, लोकोमोशन प्रोवाइड करना। साथ ही साथ एक और आपके बुक में एक और आंसर दिया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ फूड, आप उसको भी लिख सकते हो कि बोथ हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। और दूसरा डिसिमिलैरिटी क्या है, तो मैंने बताया था सीलिया क्या है बच्चा, शॉर्ट और नंबर उसका ज्यादा है, राइट। छोटा है और मतलब छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। सीलिया क्या होगा, बहुत सारे होंगे, जैसे पैरामीशियम, याद करो, कोरिलेट करो दिमाग में कि सीलिया क्या है, सीलिया कहाँ है, पैरामीशियम में छोटा छोटा बहुत सारा, राइट। और फ्लैजिला कहाँ है, तो फ्लैजिला है लॉन्ग और एक या दो इन नंबर, 1 और 2 इन नंबर, राइट। तो आप अपने दिमाग में रिकॉल करोगे तब आपको याद आएगा कि यूग्लिना जो आपके बुक में डायग्राम दिया उसमें एक बड़ा सा फ्लैजिला बना हुआ था, राइट। तो लॉन्ग एंड फ्यू इन नंबर, फ्यू मींस 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें आपको अच्छे से आंसर करना है, ठीक है, अच्छे से समझ के। ऑल सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। आपको ये बात, आप अग्री करते हो ना इस बात से कि सारे सेल्स जो हैं उनके शेप जो हैं वो सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, अभी हमने आगे डिस्कस किया था, क्योंकि उनके फंक्शंस अलग हैं, उनके लोकेशंस अलग हैं। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय ड्राइंग एट लीस्ट 3 डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। देखिए बच्चा, ड्राइंग यहाँ डायग्राम नहीं दिया है, आप अपने बुक से नर्व सेल का, रेड ब्लड सेल का और मसल सेल का, तीनों का ड्राइंग बना लोगे, ठीक है। यहाँ मैंने ड्राइंग नहीं दिया, आप अपने बुक से तीनों के डायग्राम्स बना लोगे। क्या है कि इनके सेल्स और सेल के शेप्स के बारे में बता दोगे कि नर्व सेल्स कैसा होता है, लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड होता है। रेड ब्लड सेल बताया था, दिखाया था तुम लोगों को कि राउंड होते हैं और बाइकनकेव होते हैं। और मसल सेल्स अभी डिस्कस किया ना, मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स जो किस शेप के होंगे, स्पिंडल शेप के होंगे, राइट। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट वी हैव वेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। मतलब कहाँ पे क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, बच्चे बताओ, तुम बताओ कहाँ फॉर्म होंगे। तो क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं बच्चे न्यूक्लियस में, हमने पढ़ा था, राइट। और इनका सिग्निफिकेंस क्या था कि ये ट्रांसफर करते थे कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में। चलिए अब देखिए, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, राइट। ये आप बस इतना भी लिख सकते हो, अगर आप लिख देते हो कि फ्रॉम क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A1 आंसर, राइट। तो आप लिख दोगे, आपने पढ़ा था कि क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है सेल डिवीजन के वक्त तो वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाता है। बस यही सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं, तो दो सिग्निफिकेंस है कि ये कैरी करेगा जीन्स, अभी हमने मैच द फॉलोइंग में देखा। दूसरा क्या है, हेरिडिटी, मैंने बताया था हायर वर्ड से कि हायर वर्ड का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे में आना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आना। तो हेरिडिटी, ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आप बस ट्रांसफर कैरेक्टर्स भी लिख दोगे तो भी सही है। विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम, अब यहाँ देखिए आपको डायग्राम बनाना, आई हैव नॉट मेंशन द डायग्राम, यू हैव टू मेंशन फ्रॉम द book. With the help of a well-labeled diagram, highlight 3 differences between a plant cell and a animal cell. तो आप क्या करोगे, 3, आपके बुक में टोटल 5 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ है, सॉरी 4 डिफरेंसेस दिए, मैंने आपको 5 डिफरेंसेस बता रखा है। आप कोई भी 3 लिख सकते हो, मैंने यहाँ 3 लिखा है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होते हैं। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। प्लांट सेल के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, और एनिमल सेल के पास स्मॉल वैक्यूल्स होता है, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्या है, लार्ज सेंट्रल नहीं बच्चा, इसको लिख लेंगे कि लार्ज पेरिफेरल, ठीक है, ये सेंट्रल नहीं होगा यहाँ, ठीक है, लार्ज वैक्यूल सिर्फ लिख लीजिएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है राइट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो फंक्शंस एक एक करके लिखते जाना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये क्या करता है, इसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये चैनल का काम करेगा, तो ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को वन प्लेस टू अनदर। जो मैंने लिखाया था उसमें से भी आप लिख सकते हो, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन राइट, ओके।
सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इट प्रोवाइड्स अ चैनल। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आइए, हमने पढ़ा पैकेजिंग एंड सिक्रेशन का काम करता है ना, प्रोसेसिंग का काम करता है। हमने आपको लिखवा रखा है, आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, जो लिखवाया है उससे भी ये भी लिख लीजिएगा, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ ऐड करेंगे तो कर सकते हैं, ऐड कर ही देते हैं हमें। यहाँ आप ऐड करोगे कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। ओके, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है। न्यूक्लियस क्या करता है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, सारा सेल एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या था, कलर प्रोवाइड करना। किसको कलर प्रोवाइड करेगा, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, राइट ना, तो इम्पार्ट कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वैक्यूल्स का काम क्या था, स्टोर कर रहा था। क्या स्टोर कर रहा था, फूड को, वाटर, एक्सेस वाटर को और वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, ये क्लियर है बच्चा आपको। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, बस प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। नेक्स्ट वी हैव द सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल। आपको पता है ना आप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम था इसका, एंट्री एंड एग्जिट को गवर्न कर रहा था, क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, अलाउ कर रहा था, परमिट कर रहा था एंट्री और एग्जिट को, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। How is damage to the cell membrane likely to impact the functions of a cell? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है तो ये सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग को कैसे इंपैक्ट करेगा। तो देखो यहाँ क्या दिया है, डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप पहले अपने दिमाग से सोचो कि ये फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंट्री और एग्जिट को, तो कुछ भी अंदर आ रहा है जा रहा है कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन गड़बड़ा जा रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट क्या आएंगे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। राइट, देखिए क्या लिखा है, डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। दिस अफेक्ट्स प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। राइट, ये इजी है, ये अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आई गेस ये क्वाइट क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप दोनों के लिए टर्म डिफाइन करिए कि सेल क्या है। तो आपका जो टॉपिक है बच्चा इस चैप्टर का, अगर कोई भी आपसे पूछे कि सेल क्या है तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि ये एक लाइफ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई भी लाइफ किस यूनिट से बना है, सेल से बना है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद क्या रहेगा, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दैट मेक अ सेल। आप जितने ऑर्गेनेल्स का नाम याद आएगा सब लिख देना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ दीज इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। मतलब कि ये जो ऑर्गेनेल्स लिखे हो तुम, सेल ऑर्गेनेल्स, इन ऑर्गेनेल्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि बच्चा तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है। राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वैक्यूल्स स्टोर, प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस और कलर प्रोवाइड कर रहा है। राइट, तो ये सबका अलग अलग फंक्शन है, और जब यही फंक्शन साथ में मिलते हैं बच्चा तो क्या करते हैं, तब ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। राइट, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो वही चीज यहां लिखा है, दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शंस एंड कैन नॉट लीव इंडिपेंडेंटली। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ स्टोरेज का काम हो रहा है तो क्या स्टोर कर रहा है भाई, अगर सिर्फ वो एनर्जी प्रोड्यूस करता जाए तो एनर्जी यूटिलाइज कहां हो रहा है। अगर सिर्फ उसके पास न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करा, पर कंट्रोल किसको करेगा, गेटिंग ना। तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका इंडिपेंडेंटली लाइफ नहीं है। ठीक है, देयरफॉर नन ऑफ देम इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स ऑल बच्चा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।
आप एक बारी सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिए। ज़रूरी नहीं है बच्चा कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए, तो बी प्रिपेयर्ड। दिस इज जस्ट क्या कह सकते हैं कि एक आपको समरी है, पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा उसकी क्या है, समरी है, जिसे आपको आंसर करना है। आप इसको देखिए। लेटर वी विल बी हैविंग सम मोर क्वेश्चन, दीज आर द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। Later we will be having some more questions regarding the chapter and then we will be discussing all those questions. अलग से हमारे पास बहुत सारे MCQs होंगे, assertion reasoning के questions होंगे। इसमें आपके बुक में assertion reasoning नहीं दिया, बट आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में assertion reasoning के क्वेश्चन आते हैं। I will show you कैसे उसको आंसर करते हैं and then we will have many more questions in text questions. आपके टेक्स्ट बुक में जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चे। हाँ, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर रिवाइजिंग और ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो डोंट गो फॉर जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और लाइक थ्योरेटिकल इन द सेंस क्या कि ये टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आप डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द डायग्राम्स विच इज गिवन इन योर बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको तो एकदम क्लियर ही रखिए। सेल का डायग्राम आपने पढ़ा ही है, ये चैप्टर ही है आपका सेल के बारे में, तो सेल का डायग्राम आपके दिमाग में सेट होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल मेक अ वीडियो of like in which there is just a description of diagram of cell, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सेल के डायग्राम को डिस्कस करेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, ऑल द बेस्ट। Don't forget to like, comment your queries if you are having any query, or if you want some more videos regarding this, you can ask. And don't forget to share with your friends. All the best. Bye bye. Take care. Thank you.